हेलो दोस्तों, मैं हूं पार्थ दत्ता। आज का जो हमारा विषय है वो है साइटिका, एक बहुत ही चर्चित बीमारी बोल सकते हैं आप इसे। हम इसके कारण, किन कारणों से होता है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, हाँ क्या लक्षण होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल करेंगे। और उसके बाद हम लोग कुछ एक्सरसाइजेज देखेंगे जिससे आपको बहुत फास्ट रिलीफ मिल सकता है, स्पेशली जो साइटिका के दर्द से सफ़र कर रहे हैं। इसमें हम जो है पूरे इसको हम लोग तब 3 हिस्से में बांटेंगे। इसके कॉजेस, किस कारण से होते हैं, सिम्टम्स, लक्षण क्या है और एक्सरसाइजेस। इसके करने से पहले हम लोग जो है थोड़ा हम लोग अपने बैकबोन या जो यानी कि जो वर्टिब्रल कॉलम है उसके बारे में भी थोड़ा जानकारी हासिल कर लेंगे, तो आपको ये समझने में आसान होगा। जब मैं कॉजेस सिम्टम्स वगैरह बताऊंगा तो आपको समझने में आसान होगा। और हाँ, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। और प्लीज़ प्लीज़, मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ें वीडियो में। हम अगर अपने वर्टिब्रल कॉलम को देखें, इसको हम 3 हिस्से में बांट सकते हैं। जो स्कल से नीचे है, गर्दन का हिस्सा, उसको बोलते हैं सर्वाइकल स्पाइन। सर्वाइकल स्पाइन के बाद जो हमारे कंधे से लेके हमारे पीठ के जो बीच होता है उससे थोड़ा सा नीचे तक जो हिस्सा होता है हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम है उसको बोलते हैं हम थोरैसिक स्पाइन। और फिर थोरैसिक स्पाइन जहां खत्म हो रहा है वहां से लेके हमारे जो हिप के ऊपर तक जो कनेक्ट करता है सैक्रम के साथ, उसको बोलते हैं हम लंबर स्पाइन। अगर हम देखें तो सर्विकल जो वर्टिब्रे हैं इसमें 7 वर्टिब्रेस हैं या छोटे छोटे बोन के टुकड़े हैं, जिसे हम C1 से C7 तक काउंट बोल सकते हैं। C1 से C7 इसको लेबल कर सकते हैं। थोरैसिक वर्टिब्रे में हमारे 12 हैं, टोटल 12 हड्डी के टुकड़े हैं या वर्टिब्रेट्स हैं, जिसको हम T1 से लेकर T12 तक उसको लेबल कर सकते हैं। और हमारे लंबर वर्टिब्रे जो कि हमारे साइटिका का जो कारण होता है यहीं से जनरेट होता है, लंबर वर्टिब्रे में हमारे 5 हैं, दैट इज L1 से लेके L5 तक। ठीक है। और जो हमारे सेक्रम है, जो उसके नीचे जो हमारा हिस्सा होता है ट्रायंगुलर शेप का होता है, जो कि हमारा जहां वर्टिब्रल कॉलम खत्म हो रहा है वहां से वो स्टार्ट होता है और वो जाके कनेक्ट करता है पेल्विस से। यहां से 5 पार्ट होल्स होते हैं जिसको S1 से लेके S5 तक होते हैं, वहां से भी वेन्स निकलते हैं। इन जितने हमारे वर्टिब्रल्स के पीसेस हैं, जैसे ऊपर 24 हो गए वर्टिब्रल कॉलम, और सैंक्रम में जैसे 5 होल्स हैं, ये इनके सबके जॉइंट के बीच में से जहां डिस्क होते हैं जो कुशनिंग करते हैं हर एक वर्टिब्रे को, वहां से वेन्स निकलते हैं। हाँ, वेन्स निकलते हैं। अगर हम ये वाला स्लाइड देखें तो इसमें हम देख सकते हैं जो साइटिक नर्व होता है वो कैसे कमर के एरिया से, यानी कि जो लंबर एरिया है वहाँ से हमारे पैर के एकदम नीचे तक, तलवे तक वो जाता है। इसको बोलते हैं साइटिक नर्व। और उसके बाद देखिए, इसको अगर क्लोजअप में हम देखें तो स्पाइनल नर्व्स जो होते हैं L4, L5, S1, S2, S3, यहाँ से कैसे ये निकलते हैं। 5 ये जो नर्व्स निकल रहे हैं, ये 5 जो नर्व्स निकल रहे हैं, ये एक साथ होके इसको हम बोलते हैं साइटिक नर्व। यही जो साइटिक नर्व होता है, यही कारण होता है। इसी में अगर कुछ प्रॉब्लम होने से ही हमारे ये जो पेन शुरू होता है पीठ के लोअर बैक से लेके हमारे पूरे जो हमारे लेग्स होते हैं, पाँव होते हैं, यहाँ तक जो पेन होता है इसी नर्व में प्रॉब्लम आने से ही होता है। ये पेन स्टार्ट होता है लोअर बैक से और ये ट्रेवल करता है पूरे पैर के नीचे तक। ये पेन कैसे होता है, जैसे कोई इंजरी हो गया या साइटिक नर्व अगर कंप्रेस हो गया, तब क्या होता है, ये दर्द जो होता है पूरा फॉलो करता है ये साइटिक नर्व का जो
रूट है इसको पूरा फॉलो करता है। ये जो नर्व होता है साइटिक नर्व, ये हमारे शरीर में सबसे लंबा और चौड़ा नर्व माना जाता है इसको। इसमें जो 5 स्पाइनल नर्व्स होते हैं इससे ये बनता है, जिसमें जो कि L4, L5 और S1, S2 और S3 से निकलते हैं। L4 से जो नर्व निकलता है वो कवर करता है हमारे मिडिल पार्ट ऑफ द लेग, जो मीडियल पार्ट बोलते हैं पैर का। L5 से जो निकलता है वो कवर करता है हमारा लैटरल यानी कि साइड जो होता है पैर का, उसको कवर करता है। S1 कवर करता है एंटायर सोल, जो होता है हमारा तलवा, जो पैर का नीचे का होता है, फुट, हाँ, उसका जो सोल होता है उसको कवर करता है। S2 जो नर्व होता है, जहाँ S2 से जो नर्व निकलता है वो जो होता है वो कवर करता है बैक ऑफ द लेग, अपने पैर के पीछे का हिस्सा वो कवर करता है। और S3 होता है वो कवर करता है बैक, अपने पीछे का हिप्स एरिया, और थाई, बैक ऑफ द थाई, इसको कवर करता है S3। अगर हम साइटिका के कारण देखें, ये पेन होता है इसका अगर कारण को समझने की कोशिश करें, तो ये जनरली क्या होता है, जब कोई भी इरिटेशन होता है ये साइटिक नर्व में, और अथवा जो स्पाइनल नर्व्स होते हैं, जो 5 मिल के जो साइटिक नर्व फॉर्मेशन होता है, उसमें कोई इरिटेशन हो जाए, तब जाके ये साइटिका का बीमारी होता है, ये जो पेन शुरू होता है। इसको हम साइटिका का जो साइटिका है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोल सकते हैं स्पाइनल कॉजेस। स्पाइनल कॉजेस क्या होता है, जो रिलेटेड होते हैं स्पाइनल कॉलम से। जैसे अगर उदाहरण की तरह लें तो कोई जैसे इंटरवर्टिब्रल डिस्क हर्निएशन, कोई जो अपने जो वर्टिब्रल्स होते हैं ना, जैसे आपके जैसे कॉलम के बीच में है L4, L5 के बीच में जो डिस्क होते हैं ना, जो कुशनिंग करते हैं 2 वर्टिब्रे को, उसमें अगर कोई इन्फ्लेशन होता है या हर्निएशन होता है, ये फूल जाता है एक साइड, तब हो सकता है, जो कि क्यों होता है, अगर कोई पुअर पोस्चर हो आपका। फॉर एग्जांपल आप ऐसा करते हैं कि हर समय आप कोई काम कर रहे हैं जिसमें आपको अधिक से अधिक झुकना पड़े, हाँ, कमर को झुका के काम करना पड़े। जैसे बहुत होते हैं ना, फर्श में बैठ के सामने झुक के पेपर पढ़ना, या कोई सब्जी काट रहे हैं, या कुछ भी, जो ज़्यादा पोस्चर के प्रॉब्लम होते हैं, हाँ, जो बेंडिंग ज़्यादा करते हैं, या बैठते भी हैं, अगर चेयर में ही बैठते हैं तो सामने झुक के बैठते हैं, तो ये सब पोस्चर एक रीज़न होता है। फिर अगर देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इनकरेक्ट फॉर्म जो होता है, अब जब एक्सरसाइज कर रहे हैं, कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, और जो एक्सरसाइजेस करते हैं उसमें इनकरेक्ट फॉर्म होता है, और इनकरेक्ट फॉर्म के साथ अगर हम लोग वेट भी, हमारे जो इतनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा हैवी वेट का भी इस्तेमाल करते हैं, एक्सरसाइज के समय, हाँ, तो इसमें एक ट्रॉमा हो सकता है या चोट लग सकती है, वो भी एक रीज़न होता है। और अचानक जब ये स्ट्रॉन्ग रोटेशनल मूवमेंट अगर हम लोग करते हैं ना, ये भी एक रीज़न हो सकता है इसका। इससे क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है या स्वेलिंग हो जाता है, फूल जाता है द डिस्क, एंड एज ए रीज़न क्या होता है, वो जो डिस्क होता है वो कंप्रेस करता है, वो जो नर्व निकल रहे हैं उसको कंप्रेस करते हैं, जो कि बोन डिजेनरेटिव डिसऑर्डर के लिए भी हो सकता है, हाँ। तो इससे क्या होता है, वो जो नर्व में जो प्रेशर पड़ रहा है, वो नर्व जो दब रहा है, उसमें ब्लड फ्लो कम हो जा रहा है, इसके कारण भी ये पेन शुरू हो सकता है। और भी जैसे अलग कारण है, जैसे कोई ट्यूमर्स अगर हो, हाँ, स्पाइनल कैनाल में कोई ट्यूमर्स हो, सिस्ट हो, एब्सिस हो, हाँ, कैन कॉज, ये भी कारण हो सकते हैं, जो कि वो नर्व को जो निकल रहे हैं वहाँ से, उस एरिया, लंबर एरिया से, उसको कंप्रेस कर दे। ये भी रीज़न हो सकता है, इसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉजेज। एक होते हैं नॉन स्पाइनल कॉजेज, हाँ, नॉन स्पाइनल कॉजेज होते हैं जो कि हमारे जो स्पाइनल रीजन है उससे बाहर जो होते हैं, हाँ, उसके बाहर जो स्पाइनल रीजन के होते हैं, जैसे कॉजेज ऑफ कंप्रेशन, डैमेज ऑफ साइटिक नर्व हो सकते हैं। जैसे मोस्ट कॉमन होता है, जैसे कोई मसल इन्फ्लेमेशन हो गया, इसके कारण क्या, और मसल स्पाज्म हुआ, उससे क्या होता है, जो हमारा पिरिफॉर्मिस मसल होता है उसमें क्या होता है, एक दबाव आता है, कंप्रेस करता है साइटिक नर्व को, हाँ। अभी मोर रिसेंट फिनोमेना एक तो देखा गया है जिसको बोलते हैं वॉलेट साइटिका। वॉलेट साइटिका क्या होता है, बहुत लोग को आप देखेंगे जो बैक पॉकेट में, हिप पॉकेट में जो पैंट के होते हैं, हाँ, उसमें पर्स रखते हैं या कोई ऐसा कोई सामान हर समय रखते हैं जिससे कि वो एरिया थोड़ा बल्ज है, फूल के रहे,
फूल जाता है पॉकेट, और अब तब जब आप बैठते हैं ना, तब वो एक साइड क्या होता है, जो हमारा जो ये जो बोन होता है, जो सैक्रम होता है, उसको पुश करता है ऊपर की तरफ एक साइड। एज ए रीज़न हमारा एक डिफॉर्मेशन होता है, उससे हमारा ये जो नर्व होते हैं ना, इसमें कंप्रेशन आता है और इसमें पेन शुरू हो सकता है। हाँ, ये बैठने के कारण क्या होता है, ये जो ग्लूटियल मसल्स होते हैं जो हिप के होते हैं, हाँ, ये जो जिसको हम बोलते हैं सैक्रम, हाँ, उसमें एक डिफॉर्मेशन आ जाता है। तो इसमें क्या होता है, एज ए रिजल्ट वही है, साइटिक नर्व जो होता है उसमें कंप्रेस हो जाता है और कॉज करता है, कॉजिंग साइटिका। एज ए रीज़न आपको कारण क्या है, आपको साइटिका हो जाता है। अदर कॉजेज में भी जैसे और भी कुछ कॉजेज हैं, जैसे कोई प्रेगनेंसी प्रॉब्लम हो, कोई ट्रॉमा टू लेग, कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ, पेल्विक ट्यूमर्स वगैरह हुआ, इससे भी कंप्रेस हो सकता है आपका साइटिका नर्व, और एज ए रिजल्ट आपको वो साइटिका का आप शिकार हो सकते हैं। अब अगर हम इसके सिम्टम्स देखें, साइटिका के क्या क्या सिम्टम्स हैं, हाँ, कि कैसे मालूम पड़े कि किसी को आपको साइटिका है या नहीं है। तो जनरल जो सिम्टम्स देखा गया है, वो एक दर्द होता है जो कि आपके कमर से मिड ऑफ लोअर बैक से शुरू होके पैर से होते हुए घुटने के नीचे तक जाता है, एंड और जनरली ये क्या होता है ना, ये आउटर साइड से, बैक एंड आउटर साइड ऑफ द थाई से ये पास आउट होता है, ये पास होता है, ये पेन जो होता है हम, और ये बिलो द नीज जाके ये डर्मेटोम जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो उसको फॉलो करता है, फॉलो द डर्मेटोम डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो दर्द है ये आपको सडनली भी हो सकता है और ये स्लोली भी, इट कैन डेवलप स्लोली। हाँ, ये धीरे धीरे भी ये पेन आपको हो सकता है। ये एक टिपिकली यूनिलैटरल पेन है, और समटाइम्स ये जो पेन होता है कैन बी accompanied by सेंसरी और मोटर डिसफंक्शन। हाँ, एक सेंस चला जाता है इस एरिया में, हाँ, नमनेस, मोटर वीकनेस, रिडक्शन एंड लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस, ये भी हो सकते हैं इसके कुछ लक्षण। चलिए अब हम एक्सरसाइजेस देखें। एक्सरसाइजेस में जो सबसे पहला एक्सरसाइज है उसको बोलते हैं कोबरा पोज, और इसको हम भुजंगासन भी बोल सकते हैं, जो कि एक यौगिक पोस्चर है। यहाँ आप फर्श में लेटेंगे, अपने मुंह के बल लेटेंगे और अपने कोहनियों को, एल्बो को ज़मीन से सटा के जितना तक आप कंफर्टेबली उठ सकते हैं, सामने का हिस्सा उतना उठाइए ताकि आपके कमर में, हाँ, एक तो स्ट्रेच फील हो। हाँ, ये जो आप उठते हैं, ये स्ट्रेच लेते हैं, ये स्ट्रेच को आप 5 से 8 सेकेंड तक होल्ड करिए इनिशियली, और जैसे आप प्रोग्रेस करेंगे इसको आप 15 से 30 सेकेंड तक भी होल्ड कर सकते हैं। बहुत ध्यान रखने की बात यह है कि इसमें हड़बड़ी एकदम नहीं करिएगा, बहुत धीरे धीरे करिएगा। हाँ, जितना तक आप इनिशियली जा सकते हैं उतना ही तक जाइएगा। आप जैसे सो करिएगा, पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, तीसरे हफ्ते से देखिएगा आपका जो ऊपर जो बेंड हो रहा है, रिवर्स बेंड जो कर रहे हैं आप सर को उठा के, वो धीरे धीरे आप उसको इंक्रीज कर पाइएगा। लेकिन इनिशियली में ट्राई मत करिएगा, ये हानिकारक हो सकता है, चोट लग सकती है आपको। और ये बहुत ही धीरे धीरे करना है, नॉर्मली करना है, कोई स्पीड नहीं इसमें पुट करना है, बहुत ही ग्रेजुअल, स्लोली और नॉर्मल। आप नॉर्मल ब्रीदिंग लीजिएगा, ब्रीदिंग, सांस आप जो इनहेल सांस लेते हैं या छोड़ते हैं, नॉर्मल करिएगा, नॉर्मल नाक से सांस लीजिए, धीरे धीरे सांस लीजिए, धीरे धीरे सांस छोड़िए। अब जैसे इसमें आप एडवांस होइएगा ना, थोड़ा प्रोग्रेस करेंगे कुछ हफ्तों बाद, तब आप अपने हाथों को, एल्बो को उठा के पंजों के से आप प्रेशर डाल के आप और थोड़ा स्ट्रेच को बढ़ा सकते हैं। इसको भी आप करिएगा। ये क्या होता है, ये आपको तो पेन जो होता है साइटिका का, इससे तो रिलीफ मिलता ही है, साइटिका से रिलीफ मिलता ही है, प्लस ये आपको स्पाइन जो होता है, बैकबोन जो हमारा होता है, उसको स्ट्रॉन्ग करता है। हाँ, स्ट्रेच लाता है आपके छाती में, लंग्स में, शोल्डर्स में, एब्डोमेन में, और आपके जो बटक्स एरिया हैं, जो हिप्स एरिया हैं, उसको टोन अप करता है। और जितने भी आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं, हाँ, इसको स्टिमुलेट करता है। ठीक है, और आपके जो फैटीग होता है ना, रिलीफ, स्ट्रेस एंड फैटीग जो होता है, उसको भी ये आपको रिलीफ देता है, स्ट्रेस और फैटीग से रिलीफ देता है। एंड इसमें हार्ट और लंग्स को ओपन अप करता है, जो कि एक थेरेपेटिक फॉर एस्थमा बोलते हैं, जो एस्थमा है उसके लिए भी बहुत अच्छा है ये एक्सरसाइज। लेकिन इसको एक चीज़ ध्यान रखना है, आप जब भी ऊपर की तरफ बेंड हो रहे हैं, उठ रहे हैं, अपने बैकबोन को बेंड कर रहे हैं रिवर्स,
तब आप अपने जो रिब केज है इसको आगे मत लाइएगा, आगे मत लाइएगा। लेकिन आपको वैसे ही, मैं फिर से बोल रहा हूँ, पहले आपको एल्बो टिका के करना है, कोहनी टिका के करना है। धीरे धीरे जैसे प्रोग्रेस करेंगे तब आप पंजों के भरोसे आप ऊपर स्ट्रेच को लें। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, कभी भी ये एक्सरसाइज करते समय आपका कमर फर्श से उठना नहीं चाहिए। जब आप ऊपर जा रहे हैं कमर नहीं उठ जाना चाहिए, कमर सटा रहना चाहिए, वेस्ट लाइन एकदम सटा रहना चाहिए फ्लोर से। अब जो इसके बाद जो हम करेंगे, इसके बाद जो हम एक्सरसाइज करेंगे ये भी वो भुजंग आसनी है, कोबरा पोजी है, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज होगा, इसमें थोड़ा वेरिएशन हम करेंगे। ये स्पेशली हम इसको करेंगे फॉर जिस पैर में हमको पेन हो रहा है या इफेक्टेड मेरा पैर है, उसको हम साइड में बेंड करेंगे। जितना हो सके कंफर्टेबली, जितना बेंड शुरू में कर सके उतना ही बेंड करिए। देखिए कैसे कर रहे हैं, बेंड होके फिर आप कोबरा पोज करेंगे, स्ट्रेच लेंगे। आप पहले हल्का सा बेंड करिए, और ये उसी पैर को बेंड करना है जिसमें आपको पेन है, इफेक्टेड लेग ओनली। और ऐसे फिर स्ट्रेच लीजिए, जहाँ तक कंफर्टेबली कर सकें वहाँ तक करिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ ज़बरदस्ती ज़्यादा स्ट्रेच की कोशिश मत करिएगा। वो धीरे धीरे 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ते में आपका ऑटोमेटिक ये जो है आपका स्ट्रेच लेवल बढ़ेगा। और इसमें क्या होता है ना, पेन जो आपका कम होगा वो देखिएगा पहले नीचे के हिस्से, पैर के नीचे के हिस्से से कम होते होते धीरे धीरे ऊपर आएगा, थाई, फिर हिप में जाके पेन सेंट्रलाइज हो जाता है बैक में, लोअर बैक में। और फिर धीरे धीरे वहाँ से भी वो चला जाएगा। लेकिन ये एक्सरसाइजेस आपको कंटिन्यू करना चाहिए। हाँ, आप पहले ये जो स्ट्रेच है, स्ट्रेच को होल्ड करिएगा 5 से 8 सेकंड, फिर धीरे धीरे 10 सेकंड, 15 सेकंड, 30 सेकंड तक इसको स्ट्रेच करिएगा, और इसको आप 5 से 8 बार ये रिपीटेशन कर सकते हैं। इसके बाद जो हम करेंगे नी टू चेस्ट, इसमें क्या करना है, पीठ के बल आप फर्श में लेके जो टांग इफेक्टेड है, जिस टांग में पेन है, उसको उठा के अपने दोनों हाथों से अपने चेस्ट की तरफ पुल करना है, और वो पुल को आप 10 से 15 सेकंड होल्ड करेंगे। पहले लेग को वो घुटने से नीचे बेंड करके करिए, और फिर धीरे धीरे कोशिश करिए पैर को सीधा करने के लिए, मतलब सीलिंग की तरफ, ऊपर की तरफ स्ट्रेट करने के लिए। हाँ, स्ट्रेट करने के बाद फिर आप धीरे धीरे आपका जो टो है, पंजा है, उसको अपने तरफ टर्न करिए, जो आपका उंगलियां हैं जहाँ पर पंजे का, उसको अपने तरफ टर्न करिए, सो कि आपको स्ट्रेच लेवल और थोड़ा बढ़े। ये बाद में, इनिशियली मत करिएगा, जैसे आप प्रोग्रेस करेंगे तब करिएगा। हाँ, ये जो पैर सीधा करके आप ये टो को स्ट्रेच कर रहे हैं, ये स्ट्रेच को भी आप 5 से 10 सेकंड होल्ड करिएगा, और धीरे धीरे आप इसको स्ट्रेच को बढ़ा भी सकते हैं। ये होल्ड जो कर रहे हैं स्ट्रेच करते समय, जो रोक के रख रहे हैं, हाँ, इसको बढ़ा भी सकते हैं। ये आप 5 से 8 रेपिटेशन ये एक्सरसाइज का आप कर सकते हैं। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत ही धीरे धीरे करना है, हड़बड़ एकदम नहीं करना है, बहुत ही रिलैक्स्ड वे में करना है, नॉर्मल ब्रीदिंग रखना है आपको, और जहाँ तक कंफर्टेबली कर सके उतना ही करिए। हाँ, एकदम आप कोई एक्साइटेड होके कि जल्दी ठीक हो जाएंगे, हम पैर को ज़्यादा खींचते अपने तरफ, जल्दी ठीक हो जाएंगे, ये नहीं, ये उल्टा आपको क्षति पहुंचाएगा। प्लीज़ मत करिएगा ऐसा। नॉर्मल ब्रीदिंग रखिए, सांस आपको नॉर्मली नाक से लेना है, नाक से ही छोड़ना है, नॉर्मल ब्रीदिंग रखिए। इसके बाद जो हम करेंगे इसको बोलते हैं फिगर 4 एक्सरसाइज। फिगर 4 इसको इसलिए बोलते हैं, जो हम पैर की जो फॉर्मेशन करते हैं एक्सरसाइजेज में, वो इंग्लिश का ये जो फिगर 4 न्यूमेरिकल जो 4 होता है वैसा देखने में लगता है। आप देखिए, जो पैर इफेक्टेड है उसको फोल्ड करके, जिस पैर में दर्द नहीं है उसके घुटने के पास ला के, जो नॉन इफेक्टेड पैर है जहाँ दर्द नहीं है उसको अपनी तरफ खींचेगा, ताकि जो फोल्डेड लेग है आपका, जो फोल्ड होकर रखा है, जो जिस पैर में आपको दर्द है, उसमें साइड वाइज से लेके, साइड थाई से लेके हिप तक इसमें एक स्ट्रेच आवे। धीरे धीरे आपका जो नॉन इफेक्टेड पैर है जिसको आप खींच रहे हैं उसको धीरे धीरे सीधा करिएगा, तब क्या होगा, आपके इफेक्टेड जो पैर है, जिस पैर में आपको पेन है, उसमें स्ट्रेच लेवल और थोड़ा बढ़ेगा, वो बाद में। इनिशियली इसी जो स्ट्रेच है इसको आप 5 से 8 सेकंड होल्ड कर सकें, और धीरे धीरे जैसे आप प्रोग्रेस करें उसको 10 सेकंड, 15 सेकंड तक आप स्ट्रेच को ले जा सकते हैं। इसको भी आप 5 से 8 बार रेपिटेशन कर सकते हैं। हाँ, 5 to 8 रेप्स कर सकते हैं।
इनिशियली आप ज़्यादा होल्ड मत करिएगा, आपको करने में अगर प्रॉब्लम है 3 से 5 सेकंड भी अगर आप ये स्ट्रेच को होल्ड करते हैं तभी भी काफ़ी है, धीरे धीरे आप बढ़ाइए उसको। इसके भी देखिए ये भी जो एक्सरसाइज है इसका 2 लेवल है, ये एक तो इनिशियल फर्स्ट लेवल हो गया, अब देखिएगा सेकंड लेवल, इसके बाद जो होगा वो सेकंड लेवल है। बहुत ही ग्रेजुअल करना है, पैर को जल्दी खींचना नहीं है अपने हड़बड़ में, और बहुत ही ग्रेजुअल, बहुत ही हल्का हल्का स्ट्रेच देना है आपको, हल्का हल्का स्ट्रेच देना है, क्योंकि ये बहुत ही एक ठो मेजर नर्व है, ये साइटी का जो नर्व होता है ये बहुत मेजर एक ठो नर्व है, इसमें इसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ करना ठीक नहीं है, बहुत ही स्मूथली जेंटली करना है। अब जो है ये सेम एक्सरसाइज है, फिगर 4 एक्सरसाइज है, इसमें क्या करेंगे हम, पैर को तो वैसे ही ठीक करेंगे, रखेंगे, पोजीशन बनाएंगे, जैसे हमारा लेफ्ट पैर इफेक्टेड है तो उसको बेंड करके अपने राइट पैर के घुटने के पास लाएंगे, और हम फिर अपने दोनों हाथ से राइट पैर को, जो हमारा नॉन इफेक्टेड लेग है, उसको अपने तरफ जो पहले खींच रहे थे वो ना करके हम अपने दाहिने हाथ से इफेक्टेड पैर के जो एंकल है वहाँ पकड़ेंगे, और बायां हाथ से क्या करेंगे, हम उसी पैर के घुटने को ठेलेंगे अपने ऑपोजिट साइड। आप जितना कंफर्टेबली ट्विस्ट हो सकते हैं उतना करिए, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, कमर से ऊपर आपका शरीर सीधा ज़मीन से लगा होना चाहिए, ये नहीं कि हम मेरा पीठ उठ गया, कंधा उठ गया, मैं पूरा घूम गया, ऐसे नहीं करना है। आप जितना कंफर्टेबली कर सकते हैं पीठ को फर्श में टिकाते हुए, उतना ही आप ट्विस्ट करिए, ये बेंड करिए ऑपोजिट साइड। इफेक्टेड लेग को, जिसमें पैर में दर्द है, उसको फोल्ड करके रखिएगा नॉन इफेक्टेड की तरफ, और फिर दाहिना हाथ से, जैसे जो भी हाथ एंकल के पास है, जैसे हम लोग लेफ्ट कर रहे हैं तो राइट हैंड से उस पैर उसके एंकल को पकड़िएगा, ठीक है, और लेफ्ट से आप घुटने को ऑपोजिट साइड में ठेलना है आपको। हाँ, उसको भी आप होल्ड को आप 3 से 5 सेकेंड ऐसे रख सकते हैं, और ये 5 से 8 बार कर सकते हैं आप। हाँ, हर समय मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप जितना इनिशियली कर सकते हैं, बेंड हो सकते हैं या स्ट्रेच ले सकते हैं, उतना ही करिएगा। कोई एक्स्ट्रा आप एक्साइटेड होके एक्स्ट्रा स्ट्रेच की तरफ मत करिएगा कि अगर ज़्यादा स्ट्रेच करें, ज़्यादा बेंड हो तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा। ये नहीं होता है, ये नहीं होता है, बार बार सुन लीजिए, ऐसा नहीं होता है। आपको ग्रेजुअली ये काम करना है। इसके बाद जो देखिए, ये जो एक्सरसाइज है, ये जो होते हैं उनको इतना ज़्यादा साइटिका एडवांस लेवल में होते हैं कि वो फर्श में लेट ही नहीं पाते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ। ये एक्सरसाइज कोबरा पोज बोलिए या एक्सरसाइज फिगर 4 बोलिए, ये कर ही नहीं पा रहे हैं, उनके लिए ये है। आप पहले इनिशियली ये करिए, इसको वॉल फ्रंट टक बोलते हैं। इसमें दोनों पैरों को जोड़ के दीवार से करीब 12 इंच दूर खड़े होके अपने एल्बो को और फ्रंट फोर आर्म को दीवार में टिका के आप क्या करिएगा, अपने नाभि को या कमर को दीवार की तरफ धीरे से ले जाइएगा, फिर पीछे आइएगा। जब आप नाभि को दीवार में टच करा रहे हैं या उसके पास ले जा रहे हैं, तब आप कोशिश करिएगा उसको 5 से 8 मिनट इनिशियली उसको स्ट्रेच को मेंटेन रखें, फिर बाद में आप उसको 15 सेकंड तक भी स्ट्रेच को मेंटेन कर सकते हैं, और इस रिपीटेशन को आप 5 से 8 बार कर सकते हैं। ये उनके लिए है जो ज़मीन में लेट के, जो हमारा पहला एक्सरसाइज था कोबरा एक्सरसाइज, ये भुजंगासन या फिगर 4 एक्सरसाइज जो नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए है। इनिशियली आप ये ट्राई करें, उसके बाद जैसे इस थोड़ा इम्प्रूवमेंट आए, फिर आप वो ज़मीन में लेटने वाला एक्सरसाइज, ये कोबरा या एक्सरसाइज फिगर 4 वाला आप कर सकते हैं। इसको 5 से 8 बार करना है। नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगा, नाक से सांस लेंगे और नाक से सांस छोड़ेंगे, और ये पहले आपका नाभि जितना दूर तक जा सकता है उतना ही जाइए, फिर धीरे धीरे आप जितना स्ट्रेच ले सकें। और इसका एक और है, एक हमने देखा वॉल फ्रंट टक, अब देखेंगे वॉल साइड टक। इसमें क्या होता है, इसमें भी आप 12 इंच दीवार से खड़े हो जाइए, दोनों पैर जोड़ के अपने एल्बो कंधे को फ्लश कर दीजिए, मतलब सटा दीजिए दीवार के साथ, अपना पूरा अपर बॉडी का वेट आप अपने कंधों में दे दीजिए, और फिर अपने कमर को दीवार की तरफ ले जाइए। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, जिस पैर में आपका इफेक्ट है, यानी कि जिस पैर में दर्द है, वो दीवार के ऑपोजिट साइड होना चाहिए। हाँ, जैसे यहाँ आप क्या देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं मेरा दाहिना साइड दीवार की तरफ है, उसका मतलब मेरा बायां साइड इफेक्टेड है। इसलिए जो पैर में दर्द है
वो साइड दीवार के ऑपोजिट साइड आना चाहिए, तभी आपको उस साइड में स्ट्रेच मिलेगा। आप इसको ऐसे पूरा बॉडी वेट को डाल दीजिए, फिर धीरे से कमर को दीवार की तरफ सटाइए, जितना जा सकते हो पहले उतना ही जाइए, कंफर्टेबली जाइए। और जैसे एडवांस होंगे ना, आप जैसे 12 इंच दूर खड़े हैं दीवार से, आप उसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं, उसको 18 इंच भी कर सकते हैं, तब आपको स्ट्रेच ज़्यादा मिलेगा। हाँ, ये एडवांस स्टेज में, ये इनिशियली नहीं करना है। वैसे ये स्ट्रेच को भी आप इनिशियली आप 5 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड तक आप ये स्ट्रेच को रख सकते हैं। ठीक है, आइए आप 5 से 8 बार ये एक्सरसाइज को रेपिटेशन कर सकते हैं। ये उनके लिए है जो लेट के कोबरा पोज या फिगर 4 एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे इनिशियली, उनके लिए ये 2 एक्सरसाइज हैं खड़े होके। इससे जब आपका फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिकली पेन थोड़ा कम होगा, तब आप कोबरा पोज या फिगर 4 ऑल एक्सरसाइज को लेट के कर सकते हैं। हर समय याद रखिएगा, नॉर्मल करना है, बहुत ही स्लो करना है, जहाँ तक कर सके इनिशियली वहीं तक करिए, स्ट्रेच लीजिए, ज़्यादा इसमें एक्साइटमेंट होने का ज़रूरत नहीं है। अपने रिदम को मेंटेन रखिए और नॉर्मल नाक से सांस लें और सांस छोड़ें।